अच्छा जी, यहाँ पे देखें, राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ कोरस इन ओडिपस रेक्स। कोरस इज बेसिकली द सॉन्ग सung बाय द पीपल इन ग्रीक ट्रेजेडी। कोरस का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोरिक सॉन्ग्स ही होते हैं जो बताते हैं कि अब नेक्स्ट सीन में क्या होने जा रहा है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि अगर एक्ट कोई न्यू शुरू होता है तो फिर उसका क्या होता है, और जब वो एक्ट खत्म होता है तो एट द एंड जो है क्या फाइनलाइज होता है, ऑडियंस उससे क्या सीखती है, या वो बुजुर्गों का एक जो है पार्ट, मतलब एक जैसे कहना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एट द एंड जो है वो एक मोरल लेसन भी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, Oedipus, lexically, the word chorus mean a company of dancers or singers. In the tragedies of ancient Greek, the chorus is an ancient character. Before its special use in the theater, the chorus had been participants in Greek religious festivals, dancing and chanting. और उसके बिफोर इट्स स्पेशल यूज इन थिएटर। ठीक है, स्पेशल, इसका स्पेशल यूज इन थिएटर से पहले ये जो कोरस है वो क्या थे, पार्टिसिपेंट्स थे इन ग्रीक रिलीजियस फेस्टिवल्स जो कि डांसिंग करते थे और चैंटिंग करते थे। द कोरस इन क्लासिकल ट्रेजेडीज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। Aristotle in his Poetic traces the origin of tragedy in the choric song and hymns sung in the praise of various gods and particularly Dionysus. It is the chorus that is due course of time developed into tragedy, and the choric song gradually incorporated in them develop into dialogues. अब जो है अरिस्टोटल पोइटिक्स, एक्चुअली जो असल डेफिनेशन है वो अरिस्टोटल पोइटिक्स की ही है। ठीक है, तो उसके अंदर उसने ये ट्रेस किया था ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी जो है कोरिक सॉन्ग्स में, हिम्स में, जो कि प्रेज किया जाता था, संग इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स पर्टिकुलरली डायनासोर। ठीक है, डायनासोर जो गॉड ऑफ डांस और ये जो है गॉड ऑफ डांस और ये डांसिंग सिंगिंग और ये सारी चीजें जो है, गॉड ऑफ डायनासोर, गॉड ऑफ वाइन, ये जो था, यानी कि डायनासोर गॉड ऑफ वाइन सिंगिंग एंड डांसिंग, तो वो एक्चुअली इनकी प्रेज में गाया जाता था। जैसे आपको मैंने कहा ना, आप इंडियन मूवीज देखेंगे तो आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कि वो गाँव माता की प्रेज में, या जो भी उनके सामने जो भी राम होता है या जो भी होता है वो उसके सामने किस तरीके से डांस करके और वो सारा उसकी इबादत कर रहे होते हैं। इट इज कोरस that in the due course of time develop into the tragedy and the choric song gradually incorporated in them develop into dialogue। और ये कोरस था जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेवलप हुआ ट्रेजेडी में, और बाद में ये जो कोरिक सॉन्ग्स है ग्रेजुअली उनको डायलॉग्स के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। ट्रेजेडी लेटर ऑन कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शन, बट रोल ऑफ कोरस वाज स्टिल प्रोमिनेंट दो दिस रोल डैमिनिश्ड एज द टाइम पासेस। ट्रेजेडी जो है वो बाद में डायलॉग्स पे बेस करने लगी और एक्शंस में, बट जो रोल ऑफ कोरस था वो स्टिल प्रोमिनेंट था थ्रू दिस रोल डायमिनिश्ड एज द टाइम पास। जैसे वक्त के साथ साथ मतलब इसका रोल जो है वो डायमिनिश होता गया। ठीक है, वक्त के साथ साथ कोरस जो है तकरीबन ही खत्म कर दिया गया। आज के ड्रामास में एक्ट्स में आपको कोरस नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इंडियन मूवीज देखें ना तो उसमें कोई ना कोई सॉन्ग जरूर आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप कभी ग्रीक ट्रेजेडीज को थोड़ा सा कंपेयर करें ना इंडियन ड्रामास और मूवीज के साथ, तो वो काफी मिलता जुलता है, क्योंकि उनके छोटे से एक्ट के बाद एक सॉन्ग आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। In Sophocles and Euripides, the chorus seem to have been exploited differently। और इसी तरीके से सोफोक्लीज और यूरिपाइड्स, इन सोफोक्लीज और यूरिपाइड्स ये जो कोरस है उसमें दोनों ने उसको डिफरेंटली एक्सप्लॉइट किया, बट इट इज स्टिल देयर आर टाइम फॉर द स्पेक्टेटर टू सी एंड हियर। इन रोमन ट्रेजेडीज द कोरस ओनली डिलीवर्ड स्पीच इन बिटवीन द एक्ट्स। रोमन ट्रेजेडीज में सिर्फ कोरस जो था सिर्फ स्पीचेस डिलीवर करता था। इन शेक्सपियर इन सम केसेस द कोरस अपीयर एज एन एक्टर। एक कोरस होता था, एक बंदा होता था, जैसे हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी में देखा कि इडिपस रेक्स के अंदर जो कोरस था वो ग्रुप ऑफ पीपल होता था, 10 से 15 लोगों का लोग होते थे जो कि वो कोरस गाते थे, जो कोरस होता था और वो कोई सॉन्ग सिंग करते थे। जबकि मार्लोवियन ट्रेजेडी के अंदर कोरस कौन था? वो एक ही बंदा था। ठीक है, तो एज एन एक्टर वो अपेयर होता था डिलीवरिंग द प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन एंड द एपिलॉग और फाइनल। जो एपिलॉग मीन के फाइनल जो उसका लेसन होता है वो
वो देता था। एरिस्टोटल प्रेजेस सोफोक्लीज मोर द प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कोरस। एरिस्टोटल प्रेज करता सोफोक्लीज को कि उसने कोरस को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया है देन ही डज यूरिपाइड, यूरिपाइड से कहीं ज्यादा। एज ही सेज द कोरस शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द एक्टर्स, उसको रिगार्ड किया जाना चाहिए एक एक्टर्स में से कोई, मतलब वन ऑफ द एक्टर्स, और इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल, और ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल पार्ट ऑफ द होल, यानी कि यहाँ पे प्लॉट की बात हो रही है। प्लॉट किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कोरस है ना, एक्चुअली वो उस प्लॉट का हिस्सा होना चाहिए, जो ड्रामा की जो कहानी लिखी गई है उसको उसका पार्ट होना चाहिए, एंड टेक अ शेयर इन द एक्शन, और उसको एक्ट करना चाहिए in that which it has in Sophocles rather than in Euripides, जो कि सोफोक्लीज ने किया लेकिन यूरिपाइड्स ने नहीं किया। यानी कि कोरस ने, अब देखे ना शेरागोस जो है वो एक्चुअली कोरस ही होता है ना, जो एक शेरागोस बार बार आता है और वो इडिपस को समझाता है, वो कोरस भी था, और वो जो है कोरस का पार्ट भी था, और वो ड्रामा के अंदर एक्ट भी कर रहा था। हालांकि यूरिपाइड्स ने जिस कोरस की बात की वो सिर्फ मैसेज ही देता था, जबकि इडिपस रेक्स के अंदर हमने देखा कि सोफोक्लीज ने एक ऐसा कोरस शो किया जो कि बाकायदा ड्रामा के अंदर परफॉर्म भी कर रहा था। As a matter of fact, in most Greek tragedies, chorus does not seem to be an undesirable interpolation. Rather, it contributes positively to the overall structure of the play. As a matter of fact, ये जितनी भी ट्रेजेडीज हैं, कोरस जो है वो जो है डज नॉट सीम टू बी एन अनडिजायरेबल इंटरपोलेशन, एक उसको एक अनडिजायरेबल इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन क्या होती है कि अचानक से कोई चीज बीच में आ जाना, ठीक है। रादर इट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, रादर ये कि कंट्रीब्यूट करता पॉजिटिवली ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। ये नहीं कि अचानक से, जैसे अक्सर मूवीज के अंदर अचानक से एक गाना आ जाता है, मोस्टली हम ड्रामास देख रहे होते हैं उसके अंदर अचानक से एक एड आ जाती है, रोना धोना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दैट इज बेसिकली द इंटरपोलेशन। तो वो कहता है इंटरपोलेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए कोरस को पॉजिटिवली टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, जैसे इडिपस रेक्स के अंदर जो है कोरस प्ले कर रहा था। इन इडिपस रेक्स as in other Greek plays, the chorus seemed well knit in very structure. The tragedy begins with the pronouncement of chorus after the prologue. Tragedy start ही कब होती है? जब प्रोनाउंसमेंट होती है कोरस आफ्टर द प्रोलॉग। कोरस हमें प्रोनाउंस करता है, और हमने मार्लो के जो डॉक्टर फॉस्टस है उसके अंदर भी तो यही देखा ना कि कोरस एक्चुअली प्रोनाउंस करता है कि भाई ये कहानी जो है किसी बादशाह की नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस मैन की है जिसको जो कि बहुत नॉलेजेबल था। और इसी तरीके से इडिपस की भी कहानी कहाँ से शुरू होती है, ट्रेजेडी कहाँ से शुरू होती है? जब कोरस उसको इंट्रोड्यूस करता है। The chorus, like the opening scene of Hamlet, creates an atmosphere of the play and certain factions mingled with an element of the suspense. The structural significance of the chorus can be imagined from the fact that the various episodes are marked off by choric chords. ठीक है, structural significance of chorus क्या है? वो can well be imagined. उसको फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से उसको इमेजिन किया जा सकता है दैट वेरियस एपिसोड्स आर मार्क्ड ऑफ बाय कोरिक एपिसोड्स, के वेरियस एपिसोड्स जो हैं उसको कोरिक ऑर्ड्स के थ्रू वो मार्क की गई हैं। यानी कि क्या मतलब है? हर एपिसोड से पहले और हर एपिसोड के बाद हमने देखा कि कोरस है, ठीक है, ऑर्ड आ जाती है कि नहीं था? ऐसे ही था सोफोक्लीज के इडिपस टेक्स्ट में, ईच ऑर्ड कमेंटिंग ऑन व्हाट हैज हैपेंड। हर ऑर्ड ये कमेंट करती है कि हुआ क्या है, ऑल्सो सीम टू स्पेकुलेट व्हाट इज लाइकली टू फॉलो। साथ वो ये भी स्पेकुलेट करती है कि अब होना क्या चाहिए, गलती कहाँ भी हुई और उसको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है, हुआ क्या था और होना क्या है। इवन द कंक्लूजन ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी इज क्लियरली मार्क्ड ऑफ बाय एक्सॉर्ड और एग्जिट सॉन्ग, जिसको हम एक्सोडस भी कहते हैं, ठीक है, एक्सॉर्ड और एग्जिट सॉन्ग। इवन वो जो कंक्लूजन है, ग्रीक कंक्लूजन है एक एक्सॉर्ड की या एग्जिट सॉन्ग की, वो क्लियरली मार्क्ड है, ग्रीक ट्रेजेडी ने उसको मार्क किया। द कोरस thus comments on the various events and stirs the imagination of the spectator. तो कोरस एक्चुअली क्या करता है? वो कमेंट करता है वेरियस इवेंट्स में और स्टर करता है इमेजिनेशन ऑफ स्पेक्टेटर्स को। इन ग्रीक ट्रेजेडीज द कोरस playing the role of an actor on certain occasion is found talking with the main characters.
The chorus even advises the characters and give them clues rather regarding the appropriateness of their actions and utterances. ठीक है, कोरस जो है इवन एडवाइस करता है कैरेक्टर्स को और उनको क्लूज देता है रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर एक्शंस एंड अटरेंसेस। किस क्या उनकी अप्रोप्रिएटनेस के, उनके एक्शंस की अप्रोप्रिएटनेस के बारे में उनको एडवाइस करता है, और जो वो अटर करते हैं, जो वो बोलते हैं, रादर वो सही है कि गलत है, उसके बारे में वो उसको एडवाइस करते हैं। जैसे आप देखें ना, कल हमने कोरिक सॉन्ग पढ़ा था, कुछ लाइंस थी जिसमें कहा था कि भाई ये जो अनहैप्पीनेस है ऑफ दीज टू, ठीक है, वो जो है एक्चुअली अच्छा वो इवल क्रिएट कर गई थी। यानी कि अनहैप्पीनेस वहां पे जो है अनहैप्पीनेस को नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनकी जो जैसे कहना चाहिए बदकिस्मती को उनकी कहा जा रहा था कि उनकी जो फेट है, ठीक है, उनकी जो इल फेट है वो एक्चुअली दैट लीड्स टू द इवल। ठीक है, इन दोनों की, किसकी, जो इडिपस की और उसकी जो कैस्टा की, ठीक है, इन दोनों की जो इल फेट है एक्चुअली दैट लीड्स टू द इवल। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो कोरस होता है वो एक्शंस और अटरेंसेस के बारे में, उनकी अप्रोप्रिएटनेस के बारे में एडवाइस भी कर रहा होता है। समटाइम्स वी फील एज इफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कोरस कंप्राइज नथिंग बट आवर ओन व्यू पॉइंट विज इवन इन द ट्रेजेडी। ठीक है, तो समटाइम हमें वो जो प्रोनाउंसमेंट होती है ऑफ द कोरस वो कंप्राइज करती है नथिंग, बल्कि हमारा अपना व्यू पॉइंट होता है थ्रू द इवेंट इन द ट्रेजेडी, अबाउट द इवेंट इन द ट्रेजेडी। ठीक है, एट अदर्स इट कुड सीम्स एज इफ द कोरस वॉइसेस द व्यू पॉइंट ऑफ द ड्रामेटिस्ट। समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि कोरस जो है वॉइस करता है, बताता है व्यू पॉइंट ऑफ ड्रामेटिस्ट का, particularly when we take into the account its thought provoking comments on the events। ठीक है, तो एट अदर यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कोरस जो है वो व्यू पॉइंट ऑफ ड्रामेटिस्ट जो है वो शो करता है, तो पर्टिकुलरली व्हेन वी टेक इनटू द अकाउंट इट्स थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्स ऑन द इवेंट। तो जब तक हम उसको अकाउंट में, हमारे जहन में वो चीज आती है, तो वो थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्स होते हैं ऑन इवेंट्स एंड कैरेक्टर and also its contribution to create an atmosphere. Fifth, the role played by chorus in Oedipus Rex is no less prominent. The paradox or the entrance song delivered by the chorus certainly creates an atmosphere or horror resulting from the plague that has stricken the people of the thieves। और paradox या जो entrance song है जो कि डिलीवर किया जाता है कोरस से, सर्टेनली वो एक एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर क्रिएट करता है रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लेग। स्टार्टिंग में ही हम देख लेते हैं वो जो जो कोरस आता है, जो मतलब कि एकदम से एक ऑर्डर क्रिएट करता है कि वो जो दैट हैज टेकन द पीपल ऑफ द थीव, कि उस प्लेग के बारे में जो जिसकी वजह से थीव्स के पीपल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। द मिजरी ऑफ द पीपल ऑफ थीव्स हैज बीन वेरी ग्राफिकली एंड पोइग्नेंटली डिपिक्टेड। ठीक है, पोइग्नेंट किसे कहते हैं? जहरीला हो जाना, तुर्श हो जाना। ठीक है, डिपिक्टेड वो बड़े पोइग्नेंटली, बड़ी मतलब एक तेज मिजाजी के साथ उसको डिपिक्ट किया गया है। Chorus seem to lend a helping voice to the entreaties of the suffering thievers. In fact, all the Odyssey's things that ought to have been said at various stage of the play. The role of chorus in pacifying Oedipus and Creon is particularly remarkable. और फिर जो role of chorus जब वो pacify करता है about the role about Oedipus और Creon, वो particular remarkable है। It is the role of a moderator। अब वो उस माहौल को मॉडरेट करता है, एक मॉडरेटर का रोल प्ले करता है। बट प्रायर टू प्लेइंग दिस रोल द कोरस साइड्स विद ईडिपस, लेकिन फिर भी वो किसकी साइड लेता है? ईडिपस की। व्हेन ही हैज एन आर्गुमेंट विद टेरिसियस, जब उसका एक आर्गुमेंट होता है टेरिसियस के साथ, तो एट द एंड हम देखते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपने उस बादशाह को तो ब्लेम नहीं कर सकते, कैसे हम एक ब्लाइंड प्रॉफिट पे यकीन कर सकते हैं और उस बादशाह पे हम जो है ब्लेम, उसके दिए मतलब किए गए ब्लेम्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो बादशाह जो कि हमारे साथ इतना ज्यादा लॉयल है, हम उस पर शक कैसे कर सकते हैं ना? तो अरिस्टोटल एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरस एंड मेंटेन्स दैट इट शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ एन एक्टर, बट दिस स्टेटमेंट शुड नॉट बी टेकन टू लिटरली। The chorus does add time to talk to character in tragedy and is found to be advising some of them, but it never takes a hand in action of the
play directly, rather it influences the action indirectly. ठीक है, एक्शन को एक्चुअली डायरेक्ट तो कोई रोल नहीं होता कोरस का, लेकिन इनडायरेक्टली वो एक्शन को जरूर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. In Oedipus, the chorus seemed to have a lot to do with the main action. It is chorus whom Oedipus questions as to who the killer of the Laius was. It also advises the king to send for Tiresias, though the king replies that he has done so already. और फिर Oedipus Rex के अंदर हमने क्या देखा कि कोरस था whom Oedipus question as to who the killer of Laius was. ठीक है, Oedipus किससे क्वेश्चन करता? कोरस से. ठीक है, इट ऑल्सो एडवाइजेस द किंग टू सेंड फॉर टेरिसियस. यहाँ पे कोरस भला किसको कहा जा रहा है बताएं? कौन था? किसको कहा था इडिपस ने फिर उसको आंसर किया था? ही आस्क्ड, किसको कहा था? हाँ जी क्लास. टेरागोस इडिपस को जो है वो एडवाइस करता है कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम ब्लाइंड प्रॉफिट को बुलवा लो. तो इडिपस कहता है कि वो क्रियोन ने मुझे कहा था कि टेरिसियस को बुलवा लो, तो मैंने क्रियोन उसको भी बुलवा लिया. भूल गए? टेक्स्ट पढ़ा था ना हमने अभी. ठीक है, एक्ट 1. तो ये उसी की बात हो रही है. ठीक है, तो फिर क्या होता है? इट इज कोरस, एक्चुअली शेरागोस होता है whom Oedipus questions as to who killer of Lois was. शेरागोस से वो कहता है. ठीक है, और वो फिर एडवाइस करता है किंग को कि भाई तुम ऐसा करो टेरिसियस को बुलवा लो, वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, वो रिप्लाई करेगा. तो द किंग रिप्लाई दैट ही हैज डन सो ऑलरेडी. तो वो कहता है मैंने तो क्रियोन को पहले से ही भेज दिया. तो क्रियोन नीड्स द testimony of the chorus having the hear that he has been accused of treason. और क्रियोन भी जो है उसको टेस्टिमनी ऑफ कोरस की जरूरत पड़ी जब वो उसको ये पता चलता है कि भाई मेरे ऊपर तो चार्ज लगा दिया इडिपस ने. द रिएक्शन ऑफ कोरस ऑन दिस ओकेजन इज बैलेंस एंड मॉडरेटिंग. The role of chorus, though an indirect one, when it persuades Jocasta to reconcile Oedipus and Creon, is particularly remarkable. It is chorus again that expresses its veiled apprehension when Jocasta rushes into the palace having known the truth. The chorus comments on the prevailing mood and prepares the spectators for the imminent disaster. The Oedipus questions the chorus if it knows the identity of the Theban shepherd who handed over a child to Corinthian message. Oedipus फिर क्वेश्चन करता कोरस से अगर उसको पता है उस थीबन शेफर्ड की आइडेंटिटी के बारे में जिसने हैंड ओवर किया था चाइल्ड टू कोरिंथियन मैसेंजर. The chorus voice Anna once again says, Jocasta perhaps could tell you something. It expresses sympathy with the Oedipus when the blinded king enters the stage. Earlier it has lamented the terrible fall that has occurred in the position of Oedipus. In the final song, it seems to underline the moral of the play by emphasizing that human happiness is extremely transitory and precarious. फाइनल सॉन्ग में हम देखते हैं जब हम अंडरलाइन हम उस अंडरलाइन मोरल लेसन ऑफ द प्ले के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि इंसान की जो खुशी है वो एक्सट्रीमली ट्रांजिटरी और प्रिकेरियस है. यानी कि कभी जो है इंसान की जो खुशियां होती हैं, हैप्पीनेस होती हैं, वो ट्रांजिटरी होती हैं, यानी कि खत्म हो जाने वाली होती हैं. All these instances throw ample light on the influence of the chorus on the action. This influence takes place in many ways. The contribution of the chorus to the impact of tragedy on the audience is also great. The chorus therefore is certainly not an undesirable encumbrance. It presents on the stage, keeps the attention of the spectators riveted to the action even when there are no actors saying or doing anything on the stage. Chorus lend continuity to the main plot. प्लॉट किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो कि ड्रामा के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं. जस्ट इन द मॉडर्न प्ले वी हैव मेलोडी, द कोरस विद इट्स सॉन्ग एंड डांसेस सेटिस्फाइड दिस साइकोलॉजिकल नीड टू द व्यूअर. ठीक है, तो कोरस जो है एक्चुअली सेटिस्फाई करता है एक साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द व्यूअर्स. In Shakespeare, in Elizabethan age, the role of chorus seems to have almost diminished, though its remnants can easily be traced in Shakespeare, Marlowe, and Johnson. The comic relief that relieves high tension in Shakespeare can also be equated with the choral or in Greek tragedies. ठीक है, और ये जो कॉमिक रिलीफ किसे कहते हैं? जब एक ट्रेजेडी हो रही होती है तो उसके दरमियान में आप इंडियन मूवीज में ही देखें ना,
एक ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके बाद एक बेवफा वाला गाना लग जाता है कि नहीं है? अच्छा, वो बेवफा वाला जो गाना होता है या मेरे साथ जो भी हो गया है, वो उसके बाद जो वो एक सैड सॉन्ग प्ले करते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली, वो एक कॉमिक रिलीफ होता है। ठीक है, कि एक ट्रेजेडी चल रही है, उसके अंदर कॉमिक रिलीफ के लिए या उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम करने के लिए, ड्रामा को बैलेंस आउट करने के लिए या मेन प्लॉट को बैलेंस आउट करने के लिए वो एक सॉन्ग प्ले कर सकता है। ठीक है, और इसी को अब आप कोरस के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर लें, आपको सारा कोरस का जो है ना फंक्शन समझ में आ जाना है कि हीरोइन खुश है तो वो नाचे जा रही है और गाए जा रही है, हीरोइन सैड है तो जी वो बाल बिखरे हुए हैं और जी वो रोए जा रही है। ठीक है, तो और फिर साथ एक गाना भी शुरू हो गया। हमारे सर थे, वो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, तो सर कहते थे ये ये क्या स्टोरी है ना कि हर थोड़ी देर बाद एक गाना प्ले हो जाता है। तो बहरहाल फिर मुझे बाद में समझ आई कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो फिर वो समझ आता है कि भाई ये इस तरह से। तो बहरहाल ये जो कॉमिक रिलीफ होता है वो क्या करता है, वो रिलीव करता है हाई टेंशन इन शेक्सपियर। अभी आपको समझ आ गई होगी कैसे रिलीव होती है वो हाई टेंशन। ठीक है, with choral odds in Greek tragedies. To sum up, we can say that chorus has its significance not only vis-a-vis structural necessity, but also a psychological state of mind of spectators. The odds create an emotional background to the action. They point to the significance of certain facts and also reflect the outlook of the society. Okay? It functions therefore is not only to mark of scenes and events, but also to control the emotional reaction to of the spectator to events taking place on the stage. ये जो है इट फंक्शन देयरफॉर इज नॉट ओनली टू मार्क ऑफ द सीन्स एंड इवेंट्स, सिर्फ सीन्स और इवेंट्स को वो मार्क ऑफ नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है इमोशनल रिएक्शंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स को, कैसे कॉमिक रिलीफ के थ्रू। ठीक है, टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस ऑफ द स्टेज। ड्रामा के अंदर उसको बैलेंस आउट करने के लिए कॉमिक रिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर सोशल sciences increase, more personal and complex stories begin to be adopted for the stage, and it diminishes the significance and role of chorus. पॉइंट्स टू रिमेंबर, आगे ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं कि जी कोरस जो है वो क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर द प्ले एंड कमेंट्स ऑन सर्टेन सिचुएशन में वो कमेंट करता है, एक्शन ऑफ द प्ले में वो पार्ट प्ले करता है। कोरस जो है वो मीडिएटर या फिर मॉडरेटर के तौर पे काम करता है, कमेंटेटर के तौर पे काम करता है, एडवाइजर के तौर पे काम करता है, लैंड स्ट्रक्चर टू द प्ले, और फिर एक कॉमिक रिलीफ भी प्रोवाइड करता है। ये सारा पीछे अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है वो आज कोरस का कंप्लीट हो गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके नोट्स में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड लिखा हुआ, मेरे ख्याल है इससे ज्यादा अच्छा आंसर मैंने कभी नहीं पढ़ा। और ये जो बुक है ना सर ने लिखी है, सर मुनव्वर अहमद सईद ने, मेरे दौर में नहीं थी। ठीक है, जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की ना, तो जाहिर बात है जब आप एकेडमी स्टार्ट करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको किसी सिलेबस की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको सही बताऊं, मेरी जितनी भी स्टडीज़ है, मैंने जब एग्जाम्स दिए थे हमारे पास सिर्फ एनकेएम की बुक होती थी और एक जहांगीर क्रैम सीरीज मिलती थी उस दौर में, और डोगर की किताब होती थी। लेकिन उसमें वो भी बहुत अच्छी लिखी हुई थी। जहांगीर क्रैम सीरीज, सर कैसर इकबाल जंजुआ चले गए, कनाडा शिफ्ट हो गए, जहांगीर क्रैम सीरीज खत्म हो गई। तो द नेक्स्ट बुक जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए परचेज की, जो मैंने सिलेबस परचेज किया, और मैंने सारा, मेरे पास सारी गाइड्स पड़ी हुई हैं। तो ये करंट नोट्स जो है ना एक्चुअली इस एकेडमी की वजह से मशहूर हुए थे, हमारी एकेडमी की वजह से मशहूर हुए थे। तो वो बस सबको पता चल गया मैम आज वहाँ करंट नोट्स पढ़ाती हैं, तो वहाँ इनके स्टूडेंट्स के बड़े नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा खाली हम करंट नोट्स पे नहीं रह सकते, हम ना तो करंट पे रिलाई कर सकते हैं, ना हम एनकेएम। बात नोट्स की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट्स की, वो क्लियर होने चाहिए। और फिर हमें जहाँ से अच्छा मटेरियल मिलेगा हम वहीं से ही उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, टेक्स्ट प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, और उसके बाद देखें, और फिर देखें ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, आपने कोई एग्जाम में 1 to 1 ऐसे थोड़ी लिखना होता है। आपको वो बात याद रहेगी जो आपके कॉन्सेप्ट में होगी, आपके दिमाग के अंदर होगी।
ठीक है, इस वजह से ड्यूरिंग लेक्चर बेटा मैं आपको कह रही होती बेटा जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको गौर से सुने। एग्जाम वाले दिन जब आपका हाथ चलेगा, आपने मुझे खुद आगे कहना, मैम जो आप बोलती थी हम वो लिख के आए। उसकी रीजन क्या होती है कि देखें बेटा, 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक इंसान जो देखता है, नंबर 2 जो सुनता है, नंबर 3 जो पढ़ता है। ठीक है, सबसे वीक मेमोरी वो होती है जो आप पढ़ते हैं। स्टूडेंट कहते हैं ना मैम हम पढ़ते हैं मैं भूल जाता है। ठीक है, नंबर 2 जो देखता है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है ना बेटा, जो आप सुन रहे होते हैं ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना और पढ़ना नहीं आता था, लेकिन क्या था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, वही नाजिल हुई, हजरत जिब्राइल ने कुरान की तिलावत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट दिल में उतर गया। तो ये वो मेमोरी होती है बेटा, कभी भूलती नहीं है। इसलिए गौर से अटेंटिव होके बैठा करें क्लास के अंदर, और ये जो आप सुन रहे हैं ना, आपको यही याद रहना है। ये जो मैं आपको इवन जो रीड भी करके सुना रही हूँ ना, आपको ये याद रह जाएगा। आप देखें ना, आप वैसे कुरान पढ़ते हैं और एक आप लेक्चर सुन लेते हैं मौलाना तारिक जमील का या किसी भी अच्छे स्कॉलर का, आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती वो बात, सारी उम्र नहीं भूलती, लेकिन जो पढ़ी हुई बात होती है वो भूल जाती है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें बेटा, इन चीजों को थोड़ा सा बेटा फोकस्ड होके, जब हम क्लास में हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट 1 हो रहा है और हमने वो टाइम क्वालिटी टाइम गुजारना है, फुली फोकस्ड होके गुजारना है, फिर हमने आई बाई शाई नहीं करनी। ठीक है, 1 घंटा गुजारें, क्वालिटी गुजारें, क्वालिटी हमारे पास नोट्स होने चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए और क्वालिटी ही फोकस्ड होना चाहिए। फिर उसका आउटपुट भी गुड होगा, एक्सीलेंट होगा। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो और आप अजीब अजीब एक्टिविटीज में पड़े हुए हो, तो बेटा फिर वो 1 घंटा भी आपका क्वालिटी नहीं है। आप ऐसा सुने, मेरी कोशिश है बेटा मैं ऐसा पढ़ा दूं मेरे स्टूडेंट को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर आपको भी तो उतना फोकस्ड होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये इन चीजों का बेटा ख्याल रखा करें कि क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी फिर नहीं होनी चाहिए कि वो बेचारे जो फोकस्ड बैठे हुए हैं वो भी अनफोकस हो जाए। ठीक हो गया? तो बस ये चीज आपने अब ख्याल करनी है कि हमने 1 घंटा गुजारना है, ऐसा गुजारना है कि दोबारा हमें जरूरत ना पड़े। एक बच्चा 24 घंटे पढ़ता है, लेकिन क्योंकि वो फोकस नहीं होता, वो चीज गेन कर ही नहीं सकता। एक बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, क्योंकि वो फोकस्ड होके 2 घंटे पढ़ता है, वो वहां से वो उसका सारा निचोड़ निकाल के और वो अपने दिमाग में बिठा देता है, क्योंकि वो फोकस्ड होता है। उसको पता है मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, उस वक्त उसके मोबाइल ईच एंड एवरीथिंग बंद होते हैं। आज का स्टूडेंट इसलिए फोकस नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्टिंग टूल्स बहुत आ गए हैं, जिसमें एंड्रॉइड्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं। अभी मैं एक चीज खोलूंगी फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने मोबाइल पे एक पीडीएफ खोला, साथ ही मेरा दिल करेगा अच्छा चलो गूगल भी खोल लेती हूँ, अच्छा चलो फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक कर लेती हूँ, अच्छा फिर यूं भी कर लेती हूँ। तो फिर क्या होगा, मैं आपको बेटा फोकस्ड होके नहीं पढ़ा सकूंगी। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको एक पीडीएफ के ऊपर रखूंगी, मेरा स्टूडेंट भी फोकस रहेगा, मैं भी फोकस रहूंगी। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें होती है। तो बेटा जब हम कम में गुजारा करते हैं ना, तो जैसे सूरज एक गोला है ना, पूरी दुनिया रोशन होती है उससे। और एक कमरे में अगर आप 4 कैंडल्स 4 कोने में लगा देंगे ना, तो बेटा वो कभी रोशन नहीं हो सकता वो कमरा। ठीक है, लेकिन एक सूरज जो कि एक गोला है, उसमें से जो लाइट निकल रही है, इसी तरीके से एक बल्ब जो एक गोला है, उसमें से जो लाइट निकल रही है, पूरा कमरा रोशन करती है कि नहीं करती? क्योंकि एक कंफाइंड सी चीज है, उसमें से रेस निकल रही है। तो बेटा जब हम भी कंफाइंड और फोकस्ड हो जाएंगे, तो उसमें से ऐसी रेस जनरेट होंगी कि हमारा जो काम है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग जो है चीज बन के हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली बेटा ये करंट नोट्स या एनकेम या इसका कमाल तो खैर बहुत बड़ा, वैसे तो सर मुनव्वर अहमद सईद के नोट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल बेटा कभी भी नोट्स पे रिलाई नहीं करते। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया कि एक आउटलाइन बना दी। मैंने जिस दौर में एग्जाम्स दिए थे, मेरे पास ये आउटलाइन भी नहीं थी, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए एमए इंग्लिश करना, और हमारे दौर में पासिंग रेट एमए इंग्लिश का बहुत कम था। 90% बच्चा, 95% बच्चा फेल होता था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं थे उस दौर में। ये तो जब मैं एकेडमी स्टार्ट करनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो भाई
नोट्स उठाते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ऐसे ही वो मंगवाए थे, मैंने एक बुक मंगवाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, फिर मैंने सारा कोर्स बाय किया इनका, फिर मैंने अपनी एकेडमी पे अप्लाई किया, फिर उसी के पीडीएफ बने, उसी में ही आगे। अब क्या था कि फोकस्ड होके चली थी ना, आई बाई शाइन नहीं मारी थी, ठीक है। तो पता था कि अच्छा ये चीज है, यूं ही फोकस्ड होके चलना है। अगर मैं इतनी सारी किताबों में से अगर मैं यही जज कर पाती कि विच इज़ द बेस्ट वन और मेरे स्टूडेंट्स को कौन सी वाली समझ आएगी, तो फिर मेरा स्टूडेंट भी कंफ्यूजन का शिकार रहता, ठीक है। बाकी जो इसमें आपको मिसिंग चीज होगी ना, वो मैं आपको अलहदा से वैसी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जो मुझे लगता है कि अच्छा इसके अंदर, आप जैसे आज मुझे लगा ग्रीक थिएटर के बारे में मेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पीपीएससी क्लियर किया, और कैन यू इमेजिन, उसने आखिरी 20-25 दिनों में पीपीएससी की तैयारी करके और पेपर दे दिया, और माशाल्लाह उसका क्लियर हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा लाइबा आपने पीपीएससी की तैयारी कहाँ से की? कहती मैम जो आपने पढ़ाया था बस वही पढ़ के गई थी। और लोग पीपीएससी के लिए एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, और मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि बेटा आप एमए इंग्लिश लिटरेचर कर लें एक दफ़ा, उसके बाद आप लेक्चरशिप के एग्जाम्स दीजिएगा। पीपीएससी तो माशाल्लाह देखिए उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीपीएससी क्लियर हो गया। तो ऐसा पढ़े, फिर ऐसा फोकस्ड होना चाहिए कि कहीं उठे बैठे पता चलना चाहिए लिटरेचर का फिर स्टूडेंट है, ठीक है। और बेटे क्या होता है कि स्पेशली चले, मेरा तो ये है कि मैं कहती हूँ कि हमें रिप्रेजेंटेटिव होना है अल्लाह का। तो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए अगर हम आज की दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। आज की दुनिया के बंदे से बात करने के लिए उसके लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात तब समझ में आती है जब मेरा और आपका लेवल बराबर होगा, ठीक हो गया। एक बच्चे को समझाने के लिए बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है, स्टूडेंट को समझाने के लिए उसके लेवल पे आना पड़ता है, ठीक है। अब हमें अगर कोई बात अपनी कन्वे करनी है तो हमें इस दुनिया के लेवल पे आना पड़ेगा, और आज की दुनिया बड़ी पढ़ी लिखी है, तो हमें पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, हमें उर्दू भी आनी चाहिए, हमें हर तरह का नॉलेज भी आना चाहिए, हमें रिलीजन का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर बेटा एक कंप्लीट इंसान बनता है, और फिर हम अपनी बात भी कन्वे करते हैं जब हमारे एक वास्ट नॉलेज होता है। और आज की दुनिया आर्ग्यूमेंट्स मांगती है, किसी को कन्विंस करने के लिए, इवन अपनी औलाद को कन्विंस करने के लिए आपके पास इतने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप उसको जो है कन्विंस कर सको। वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, ऐसे हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तो आपका क्या ख्याल है, खाली इंग्लिश लिटरेचर की बुक से आपको वो सारे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे? नहीं, उसके लिए बेटा एक जनरल व्यू पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप जितने भी बेटा इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग जरूर, अब देखिए मैं एकेडमी में क्या क्या कुछ नहीं शुरू कर दिया, स्पोकन भी स्टार्ट कर दी। रीजन, आपने वो देखा है डॉक्टर सॉरी आयशा आमिर के लेक्चर सुने? उस्ताजा आयशा आमिर के लेक्चर कितना अच्छा बोलती हैं, ठीक है। और फिर उनका कम्युनिकेटिव वे जो है, इतनी उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि हमारा दिल करता है ये बंदी बोलती रहे और हम सुनते रहे, है कि नहीं है? रीजन, उनको आज की दुनिया के साथ बात करने आती है। तो इसलिए बेटा हमारी स्पोकन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा कम्युनिकेटिव वे, ठीक है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके ना जरा थोड़ी सी सुना करें इसको, कि मैं कहाँ पे किस तरीके से बोल रही हूँ। रादर मैं ठहर के बोलती हूँ, या मैं ट्रेन चला देती हूँ, या मैं बहुत ही स्लो बोलती हूँ, या मेरी आवाज में कुछ अल्फाज जो हैं वो गलत अदा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेटा इसको देखे, क्योंकि आज मैं उस्ताद हूँ, कल आप उस्ताद होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे जाए, मेरा स्टूडेंट भी मुझे कुछ करके दिखाए। जैसे वो कासिम अली शाह कहता है ना, हर वक्त वो अपने उस्ताद की बातें करता रहता है ना, ऐसे ही करता है ना। तो अब देखिए कासिम अली शाह की वजह से इतना ज्यादा नाम वो वासिफ अली वासिफ का नहीं था, लेकिन कासिम अली शाह की वजह से और भी ज्यादा हो गया। रीजन उसका उस्ताद था, ठीक हो गया। तो बाज औकात वो शागिर्द आगे चले जाते हैं उस्तादों से, ठीक है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा शागिर्द कोई तो ऐसा हो जो मेरे से आगे जाए,
ठीक है, चलें जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।